दोस्तों नमस्कार। राजनीति में सब कुछ आसान होता नहीं है और खास तौर से जो नजर आ रहा हो चुनाव के वक्त वो वाकई आसान नहीं होता है। और जब सवाल दिल्ली चुनाव का होगा तो फिर मानकर चलिए इस बार जो दिखाई दे रहा है वो सब कुछ उतना सच नहीं है और शायद वह हकीकत भी नहीं है। राजनीतिक तौर पर दिल्ली ने इस देश की राजनीति को लेकर एक लकीर खींची, लेकिन धीरे धीरे वही लकीर उसी राजनीति में समा गई जिस राजनीति को निशाने पर लेकर यह लकीर खींची गई थी। और अब यह मान लिया गया कि एक पारंपरिक राजनीति के आश्रय अरविंद केजरीवाल घेरे जा सकते हैं। यह मान लिया गया कि खुद प्रधानमंत्री मोदी अगर दिल्ली के चुनाव में कूद पड़े हैं तो फिर आमने सामने की लड़ाई शुरू हो गई है। यानी बीजेपी को ऑक्सीजन मिल चुका है, दाना पानी मिल चुका है और राजनीतिक तौर पर चौतरफा घेरेबंदी केजरीवाल की हो चुकी है। लेकिन हमने कहा ना, सब कुछ इतना आसान होता नहीं है। बीते 4 वर्षों या कहें 3 वर्षों से कम इस देश में हर चुनाव के वक्त अगर किसी को याद किया जाता है तो वह चुनाव आयोग है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले और रिजल्ट के बाद चुनाव आयोग और उसमें भी मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का जिक्र अक्सर होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनका जिक्र हुआ। जब महाराष्ट्र के भीतर 2-2 राजनीतिक दल टूटे उस दौर में भी उन्हीं का जिक्र हुआ। फिर हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के परिणामों को लेकर उन्हीं का जिक्र हुआ। यानी राजनीति से हटकर राजनीतिक चुनाव पर निगरानी रखने वाले चुनाव आयोग का जिक्र होता क्यों है? और अब राजीव कुमार बतौर देश के मुख्य चुनाव आयुक्त दिल्ली चुनाव के बाद रिटायर होने वाले हैं। फरवरी के महीने की उनकी रिटायरमेंट की डेट है और दिल्ली चुनाव तब तक निपट चुके होंगे। निपटने से पहले तारीखों का ऐलान अगले हफ्ते दिल्ली चुनाव का हो जाएगा। आज दिल्ली चुनाव के वोटर लिस्ट सामने आ गई, जिसने इस बात की दिशा में बात को आगे बढ़ा दिया कि जिस रफ्तार से दिल्ली के वोटर बढ़ रहे हैं उस रफ्तार से तो इस देश की जनसंख्या भी नहीं बढ़ती है। और इस देश की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतनी बड़ी तादाद में वोटर बढ़ते नहीं हैं या फिर डिलीट नहीं किए जाते हैं, यानी उनके नाम हटाए नहीं जाते हैं। तो क्या दिल्ली चुनाव में एक बड़े प्लेयर के तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? और इस बात का एहसास दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हो चुका है, अरविंद केजरीवाल को हो चुका है। और शायद इसीलिए चुनाव की तारीखों का ऐलान और वोट पड़ने के दिन से पहले केजरीवाल के हर राजनीतिक कदम पर अब आप निगाहें जरूर टिका कर रखिएगा, क्योंकि भारत की राजनीति में केजरीवाल महज एक नेता के तौर पर नहीं है। उन्होंने जिन लकीरों को इस देश में चुनाव जीतने के लिए खींचा उस रास्ते कमोवेश हर राजनीतिक दल को चलना पड़ा। इस देश में जब जब राजनीतिक शून्यता का जिक्र हुआ, केजरीवाल की मौजूदगी उस राजनीतिक शून्यता को बढ़ने के लिए तत्पर दिखाई देती है। यानी वैकल्पिक परिस्थितियों में अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नाम है जो सिर्फ दिल्ली के केंद्र शासित राज्य के तौर पर मौजूद राज्य का मुख्यमंत्री है, लेकिन इसी भरोसे उन्होंने पंजाब में कब्जा कर लिया। इसी भरोसे एक वक्त गुजरात में दखल तक दे डाली। यानी एक ताकत के तौर पर अपनी मौजूदगी उन्होंने दिखाई जरूर। लेकिन नया सवाल तो यह है, क्या वाकई बीजेपी ने जिस तरीके की घेराबंदी इस बार की है और कांग्रेस ने भी अपना दाना पानी जिस तर्ज पर चुनावी ऐलान में फेंका है और आज ही फेंका कि जीत गए तो महिलाओं को 2,500 रुपए देंगे। इससे पहले केजरीवाल 2,100 रुपए यानी 2,100 रुपए का वादा कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह बिल्कुल नहीं है। सवाल तो यह है कि आखिर अरविंद केजरीवाल इस देश के भीतर पहली बार क्या दिल्ली के प्रयोग को सार्वजनिक तौर पर इस तर्ज पर रख देंगे जहां पर यह साफ दिखाई देने लग जाएगा कि किसी राज्य में किसी नेता को हराना सत्ताधारी बीजेपी के लिए बहुत आसान खेल हो जाता है और इस देश के वोटर कोई मायने ही नहीं रखते हैं। यानी वोटर जिसे वोट डालते हैं और वोटरों की मौजूदगी
फाइलों में दर्ज होकर जिस तौर पर रहती है, शायद वो अपने आप में एक अजूबा खेल इस देश के भीतर संवैधानिक स्वायत्त संस्था चुनाव आयोग इस देश की सत्ता के इशारे पर करता है। और अगर इसका पूरा कच्चा चिट्ठा कॉन्स्टिट्यूंसी दर कॉन्स्टिट्यूंसी रखने की स्थिति में दिल्ली के वोटिंग डेट से पहले अगर आ गए तो क्या होगा? यह सिर्फ एक सवाल है, और इस सवाल के अक्स तले इस देश में लोकतांत्रिक ढांचे के तहत संवैधानिक संस्थाओं की साख का भी सवाल है। और शायद यही वो वजह है कि आखिरी चुनाव को कराते वक्त देश के मुख्य चुनाव आयुक्त भी कोई रिस्क लेंगे नहीं। लेकिन यह भी सवाल है, उस रिस्क का मतलब होता क्या है? जिस चुनावी मैदान में खुद प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कूद चुके हों, और यही दोनों अरविंद केजरीवाल के निशाने पर हो, तो यहां पर क्या यह मौजूदगी सिर्फ इस दृष्टि से देखी जाए कि चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना है? शायद यह मुश्किल जवाब इसलिए है क्योंकि एक आंकड़ा हम शुरू में आपको बतला देते हैं। जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे, यानी बीते दिनों का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं, मई के महीने का जिक्र कर रहे हैं, उस वक्त दिल्ली में वोटरों की तादाद जो थी वह 1,47,18,119 थी। अक्टूबर के महीने तक आते आते हुआ कि अब चुनाव आयोग नई लिस्ट को तैयार करेगा और वह देखेगा, परखेगा, अपनी टीम को भेजेगा उस परीक्षण तक जो अक्टूबर की डेट आखिरी तय की गई कि इसके बाद कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। उस वक्त तक तकरीबन 6 लाख वोट बढ़ चुके थे। अक्टूबर के महीने में यह तादाद 1,53,57,529 हो गई, यानी तकरीबन 6 लाख वोट दिल्ली में बढ़ गए मई से अक्टूबर के बीच में। और अक्टूबर के बाद आज जब फाइनल बातें सामने निकल कर आई कि दिल्ली में कितने वोटर हैं, तो उसमें तकरीबन 1,67,000 वोटों का इजाफा और हो गया और यह तादाद पहुंच गई 1,55,24,858। अब सवाल कोई भी यह कह सकता है कि लोकसभा चुनाव के बाद कितने महीने का वक्त मिला, यानी मई के बाद से अगर आप जोड़ना शुरू कीजिएगा तो आप कहेंगे अच्छा 8 महीने, जनवरी तक का जिक्र हम कर रहे हैं और फरवरी में, तो 8 महीने में हर महीने 1 लाख वोट दिल्ली में बढ़ते चले गए और 1,47,00,000 से बढ़कर 1,55,00,000 तक पहुंच गए। बड़ी दूरदृष्टि होती है क्या चुनाव को कराने को लेकर और चुनाव में सफल होने को लेकर। सवाल यह नहीं होता है कि कौन सा उम्मीदवार किस कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ेगा और किस कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर उम्मीदवार चाहता है उसके नामों का ऐलान पहले हो जाए। एक नई दृष्टि इस चुनाव में आकर खड़ी हो गई कि अब तो वोटरों को भी लगता है कि उसकी भी वोटर लिस्ट में नाम पहले ही सामने आ जाए, जिससे वो तय कर सके या उसकी अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए, सौदेबाजी का दायरा बढ़ जाए, क्योंकि हर कोई पैसा देने को तैयार है। बीजेपी ने भी रेवड़ियां बांट डाली, कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया, और इसकी शुरुआत तो चूंकि आम आदमी पार्टी ने की थी तो वह तो सिरमौर है इन सारी बातों को लेकर। लेकिन बात इससे भी खुलती नहीं है, क्योंकि बिसात अगर वाकई ऐसी दिल्ली में बिछ चुकी है जहां पर आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में हराना है, जी नहीं, आम आदमी पार्टी से हटकर उसकी जहां पर नब्ज है अरविंद केजरीवाल, उसी को अगर हरा दिया जाए तो फिर क्या बचेगा। यानी दिल्ली की 70 सीटों में से 40 सीट आम आदमी पार्टी जीत भी जाती है, लेकिन नई दिल्ली की सीट पर अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाते हैं तो क्या होगा। यानी एक व्यक्ति के नाम पर चलती हुई पार्टी और दिल्ली की सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी में से एक, यह दूसरी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी है नई दिल्ली की, जहां पर 1,09,000 वोटर हैं। बहुत कम वोटर हैं, घर घर जा सकता है नेता, पहुंच सकता है, वादा दे सकता है, वादा ले सकता है। इन सारी बातों का जिक्र नई दिल्ली के भीतर आज से नहीं, जब शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल 2013 में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए थे, उस वक्त वो वहां पर घर घर जा रहे थे और उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल को जितने वोट मिले उससे पहले ही वो ऐलान कर चुके थे लगभग 25,000 वोटों से जीतेंगे और कमोवेश उतने वोटों से शीला दीक्षित हार गई। हम उन पन्नों को खोलें उससे पहले मौजूदा वक्त की हकीकत इस बात को समझने की है
कि दरअसल नई दिल्ली के भीतर में विधानसभा सीटों को लेकर पिछले चुनाव की हकीकत क्या है। केजरीवाल को जो वोट मिले थे वो 46,578 वोट केजरीवाल को मिले थे। उनके खिलाफ बीजेपी के बड़े ही एक सामान्य से उम्मीदवार सुनील कुमार यादव खड़े हुए थे, जिनको 25,061 वोट मिले थे। कांग्रेस के उम्मीदवार रोमेश सब्रवाल, यह भी एक सामान्य से उम्मीदवार थे, जिनको 3,200 वोट मिले थे। यह 2020 का आंकड़ा है। उससे पहले चले जाइएगा 2015 में, तो केजरीवाल को 57,213 वोट मिले थे। यह सबसे ज्यादा वोट थे। बीजेपी की नुपुर शर्मा चुनाव लड़ी थी, उन्हें 25,630 वोट मिले थे, और कांग्रेस की किरण वालिया थी, उनको 4,781 वोट मिले थे। और अगर आप चाहते हैं उससे पहले शीला दीक्षित को याद कर लीजिए, तो केजरीवाल को उस वक्त 44,259 वोट मिले थे। शीला दीक्षित को 18,405 वोट मिले थे, और बीजेपी के विजेंद्र गुप्ता चुनाव लड़े थे, उन्हें 17,952 वोट मिले थे 2013 में। 2013 में यह कॉन्स्टिट्यूएंसी त्रिकोणीय मुकाबले की थी। विजेंद्र गुप्ता की एक पहचान, शीला दीक्षित मुख्यमंत्री पद के दावेदार अरविंद केजरीवाल सामने खड़े। अब यह पूरा दायरा पूरा गोल घूम गया, और 2025 के चुनाव में अरविंद केजरीवाल के सामने शीला दीक्षित के बेटे हैं, और बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे साहेब सिंह वर्मा, उनके भी बेटे हैं। यानी नई दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए है क्योंकि शीला दीक्षित का नाम बहुतों को याद नई दिल्ली में अभी भी है। तो बेटे जब उनके चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें वोट कम से कम पिछली बार की तुलना जैसा तो नहीं दिया जाएगा। और साहेब सिंह वर्मा के बेटे चुनाव मैदान में और बीजेपी चौतरफा घेर रही है, तो उनके वोट भी पिछली बार की तादाद पर नहीं होंगे। तो अरविंद केजरीवाल क्या सिर्फ उम्मीदवारों के आसरे घिरे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और सवाल यह है कि क्या वाकई वो समझ गए हैं कि उनकी घेराबंदी जिस तर्ज पर हो रही है उसमें शुरुआती दस्तक ही छीन ली गई, यानी वोटर वोट डाले वही छीन लिया गया। क्योंकि जो आंकड़े निकल कर आए आज सामने, उसने बताया कि तकरीबन 10% वोट दिल्ली के बढ़ गए, यानी 10,000 वोट बढ़ गए। जो पुराने वोट थे उसमें से तकरीबन 5,500 वोट गायब हो गए, यानी डिलीट कर दिए गए। इस डिलीट करने के प्रोसेस में और नए वोट को जोड़ने के प्रोसेस में यह मानकर चलिए कि अगर आप 2020 के आंकड़े को साथ लेकर चल रहे हैं, तो उस वक्त जितने वोट अरविंद केजरीवाल को मिले थे उसमें से आप वोट 5,000 घटाइएगा तो अरविंद केजरीवाल उसी हिसाब से 41,000 पे आ जाएंगे। बीजेपी के 25,000 थे, उसको 10,000 बढ़ाइएगा तो वो 35,000 पर आ जाएंगे। यानी वोट 6,000 के भीतर फंस गया। 6,000 का मतलब होता है 3,500 वोटों का खेल है। इधर से उधर गया, सामने वाला व्यक्ति हार गया। और इन सवालों को लेकर क्या हर कॉन्स्टिट्यूंसी में यह सवाल है या अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी हुई है, इसको लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आज सामने आ गई आतिशी। आंकड़ों के लिहाज से बातों को सामने रखने लगी। लेकिन उससे पहले कहीं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दरअसल चुनाव आयोग यूं ही पहल नहीं करता है। चुनाव आयोग के पास कोई व्यक्ति पहुंचता है और कहता है जनाब इनकी मौत हो गई, आप इनका नाम हटा दीजिए, या उससे पहले खुद चुनाव आयोग घर घर पहुंचकर एक एनालिसिस करता है। अब अगला सवाल यह था कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, उनकी पत्नी का भी वोट हटाने का जिक्र हुआ, और बीजेपी ने बहुत साफ तौर पर कहा भी कि दरअसल उनकी पत्नी का नाम जिससे पहले जहां उनका घर था उत्तर प्रदेश में, वहां पर नाम है, तो फिर यहां नाम कैसे? लेकिन अगला सवाल था कि यह इस देश के भीतर का एक अनूठा सच है जो अपने घर को बदलता है। जहां नई जगह पर सबसे पहले जाता है वहां अपना नाम चुनाव आयोग के दफ्तर में दर्ज करा देता है, जिससे वोटिंग राइट्स उसको वहां पर मिल जाए, और पुराने नाम को वो डिलीट कराता नहीं है। यह इस देश की एक हकीकत है। लेकिन यहां सवाल गंभीर इसलिए, संजय सिंह की पत्नी का नाम के लिए जिन्होंने आवेदन दिया कि इनके नाम को आप हटाइए, उस दरवाजे पर आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता पहुंची और पूछा उन्होंने, क्या आपने कहा था? उन्होंने कहा नहीं कहा था। कच्चा चिट्ठा रिकॉर्डिंग लेकर आज संजय सिंह पहले सामने आए। यह एक पहला पन्ना है, इसको सुन लीजिए। नाम काटने के लिए जिन लोगों का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है वो क्या बोल रहे हैं, पहले ये सुन लीजिए, उसके बाद आगे बात करेंगे।
विजय पाल, आपने कोई एप्लीकेशन दी है किसी की वोट कटवाने के लिए? नहीं तो। मधु नाम तो आपका है ना? मकान नंबर क्या आपका? G41। तो आपके नाम से गया हुआ है, पता नहीं कैसे समझ गया किसी का है ही नहीं। आपने बस अपने हस्बैंड का कटवाया था? नहीं, किसी बाहर के लोगों का कटवाने के लिए दिया? नहीं। पक्का? सर्वे करने नहीं आते। पता नहीं आपके नाम को कैसे आ गया, समझ नहीं आया उनको। सर्वे करने आया होगा। हाँ, सर्वे करने आते ना, उन्होंने पूछा था। अच्छा। जो मेरा देवर गुजर गया, हाँ वो गुजर गया, तो उन दो का कटवाया था। मैंने कहा वो है ही नहीं है। अच्छा, जो जिनकी डेथ हो गई सिर्फ उनका कटवाया था? अच्छा, बाहर किसी का कटवाने के लिए? नहीं, तो और किसी का कार तो कर दिया, उनके तो नाम के साथ सबके साइन ले लिया। अच्छा, ये पता नहीं मेरे को कहाँ से आ गया है। तो ये वो महिला हैं जिनके नाम से मेरी पत्नी का वोट कटवाने के लिए एप्लीकेशन दी गई। अनीता सिंह जी का वोट कटवाने के लिए इन्हीं के नाम से, मधु के नाम से एप्लीकेशन दी गई। और जब इनके पास लोग पहुंचे और इनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमको तो कोई मतलब ही नहीं, हमारे घर में जिन लोगों की डेथ हो गई थी हमने उनका नाम कटवाने के लिए जरूर कहा, हमें और किसी के नाम कटवाने से संजय सिंह की माने तो उनकी पत्नी का नाम हटाने के लिए जिन्होंने आवेदन किया, जो चुनाव आयोग के दस्तावेज बतलाते हैं, तो उस महिला ने इनकार कर दिया जिनका नाम मधु है। लेकिन सवाल तो इसके आगे का फिर आ गया, क्या वाकई अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्युएंसी में जहां पर 1,09,000 वोट हैं, वहां पर उनके सामने प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित चुनाव मैदान में हैं। और वोटिंग पैटर्न बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल के लिए चुनावी जीत हार अटक सी गई है। अटक इसलिए गई है क्योंकि अगर वह चुनाव जीत नहीं रहे हैं तो क्या हार रहे हैं, और क्या अगर हार रहे हैं तो वह इस चुनाव के भीतर सामान्य तरीके से इलेक्शन और चुनाव आयोग की भूमिका पर खामोशी बरतेंगे? शायद बिल्कुल नहीं। यह एक शुरुआत है। शुरुआत इसलिए क्योंकि उनकी अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में 10,500 नए वोट ऐड किए गए। उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी में 6,167 वोट डिलीशन करने की अर्जी चुनाव आयोग में पहुंची, लेकिन चुनाव आयोग अपने तौर पर जो काम कर रहा था तब नहीं पहुंची, वो बाद में पहुंची। और इस पूरी प्रक्रिया में इलेक्शन कमीशन की हेयरिंग के वक्त जिन लोगों को बुलाया गया, उन लोगों ने इस बात से इनकार कर दिया कि हमने किसी तरीके से किसी का नाम हटाने का कोई आवेदन भी दिया है। और उनकी तादाद तकरीबन 84 थी। इन 84 लोगों ने लगभग 4,283 लोगों के नाम डिलीशन करने का जिक्र किया था। इसी बात को लेकर आज आतिशी सामने आई और नई दिल्ली कॉन्स्टिट्युएंसी पर केंद्रित जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठी कि तो उनके साथ राघव चड्ढा भी थे, संजय सिंह भी थे। यानी अगर आप मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को छोड़ दीजिए तो उसके बाद की एक पूरी कतार जो आम आदमी पार्टी के जरिए राजनीतिक पहचान रखे हुए, उसकी मौजूदगी थी। क्योंकि इस दौर में आम आदमी पार्टी को और खुद अरविंद केजरीवाल को यह एहसास हो चुका है कि आम आदमी पार्टी को जेल में डाल दिया गया, जिसका जिक्र वो बार बार करते हैं, वो नहीं टूटी। लेकिन सवाल है कि अगर चुनाव ही हार गए तो फिर बचेगा क्या? पूरी पार्टी को क्यों हराया जाए? एक व्यक्ति के इर्द गिर्द क्यों नहीं ऐसा ताना बाना बुन लिया जाए? अब यह पहली लड़ाई की पहली शुरुआत है जहां राज्य की मुख्यमंत्री आतिशी आकर कुछ बातों का जिक्र करती है। तो नई दिल्ली विधानसभा, जिसमें तकरीबन 1 लाख वोटर हैं, इस 1 लाख वोटर की विधानसभा में 15 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच में 10,500 वोटर्स की एडिशन की एप्लीकेशन आ गई। 1 लाख वोटर और उसमें 10,000 अगर हम नए वोटर जोड़ दें तो ये जो नए वोटर जुड़े हैं ये तो पूरे चुनाव को उलट पलट कर देंगे। अब इन बातों को कोई भी सुनेगा तो बहुत साफ कह सकता है कि वाकई दिल्ली का चुनाव मौजूदा वक्त में चुनाव आयोग की साख से जुड़ा है। मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका को लेकर जो सवाल लोकसभा चुनाव के वक्त उठे थे, अब उसके आगे की यह कड़ी हो चली है।
इस पूरी प्रक्रिया में इस देश में जिस चुनाव के आश्रय लोकतंत्र का जिक्र किया जाता है, क्या वह सब भी गायब हो चला है? क्योंकि जो सुनेगा वो यह भी तो जानना चाहेगा कि आखिर आवेदन देता कौन है, और जिसकी पूरी लिस्ट जो जानकारी निकल कर आई उसमें जैसे दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रहने वाले श्री राजकुमार 82 आवेदन देते हैं कि इनके नाम हटा दीजिए, और जब उनसे इलेक्शन कमीशन पूछता है और उनके अधिकारी पूछते हैं, उसने बोलता नहीं नहीं हमने कोई आवेदन नहीं दिया है। उषा देवी जो गोल मार्केट में रहती हैं, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के भीतर का सच है ये, उनके 52 आवेदन पहुंचते हैं, उनसे पूछा जाता है, बोले नहीं नहीं हमने नहीं दिया है। 106 आवेदन तरुण कुमार चौटाला जो कि एनडीएमसी क्वार्टर में रहते हैं खान मार्केट के, उनसे भी पूछा गया आपने आवेदन दिया, उन्होंने कहा नहीं नहीं हमने आवेदन नहीं दिया। तो यह माजरा है क्या? और इस दौर में अगर पहले से एहसास अब अरविंद केजरीवाल को हो चुका है कि आम आदमी पार्टी को हरा पाए या ना हरा पाए, लेकिन उनको हराने की पूरी बिसात नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में बिछ चुकी है, और राजनीतिक तौर पर चुनाव हार के बाद यह मान लिया जाता है इस देश के भीतर कम से कम कि सब सही है, वोटर ने वोट दिया, परिणाम सामने है, इलेक्शन कमीशन कहता है हम बिल्कुल सही हैं, शेरो शायरी के अंदाज में वो तमाम आरोपों को खारिज कर देता है। इससे पहले जिन जिन चुनाव में आरोप लगे हैं, कम से कम 2022 में जब से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बने, उसके बाद से इलेक्शन कमीशन में पॉलिटिकल पार्टीज के जो शिकायतें हैं, उन शिकायतों की संख्या कोई छोटी मोटी नहीं है। 672 शिकायतें पहुंची हुई हैं अलग अलग तरीके से उनके ऑफिस में, जो मुख्य तौर पर, और बाकी शिकायतों का जिक्र करेंगे तो 1000 की तादाद से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इन 672 में से किसी पॉलिटिकल पार्टी ने जिसने शिकायत दी या जिस भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने शिकायत दी, उनसे जब बातचीत होती है तो वो सेटिस्फाई नहीं होते। सेटिस्फाई कांग्रेस नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं, शिवसेना नहीं, एनसीपी नहीं, डीएमके नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, आरजेडी नहीं, यानी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की शिकायत पर उनको संतुष्ट कर पाने की स्थिति में चुनाव आयोग नहीं है। चुनाव आयोग चुनाव लड़ नहीं रहा है, वो चुनाव करवा रहा है। और यही वो स्थिति है जिसकी नब्ज अब अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि पकड़कर दुनिया के सामने ले आया जाए और बताया जाए कि दरअसल जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव हो रहा है या कुछ और हो रहा है। और इसीलिए अब चुनाव आयोग को इस बात का भी शायद अंदेशा हो चला है कि अगर इस देश के भीतर चुनाव, और वह भी दिल्ली जैसी जगह पे जहां पे दो मजबूत इस देश के कद्दावर नेता आमने सामने, और दोनों का उदय कमोवेश एक ही बरस होता है और कांग्रेस के खिलाफ होता है। अन्ना आंदोलन से निकले हुए अरविंद केजरीवाल और एक बरस के बाद देश के प्रधानमंत्री, 2013 में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं और 2014 में प्रधानमंत्री। इस देश में करप्शन का मुद्दा, जन लोकपाल की आवाज, वो सारी चीजें धीरे 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 शिथिल पड़ जाती है। और इन मुद्दों के आश्रय जो नई परिस्थितियां सामने आई, उसने पहली बार चुनाव आयोग को भी क्या एक प्लेयर के तौर पर खड़ा कर दिया या नहीं किया, लेकिन अब उसे एक प्लेयर मानने की स्थिति में आम आदमी पार्टी आ गई, क्योंकि उसे यह महसूस होने लगा है कि दरअसल जो पूरी बिसात बीजेपी नहीं बल्कि बीजेपी के कर्णधार जो कि प्रधानमंत्री मोदी और शाह की बिसात होती है, जिससे पूरी बीजेपी के तमाम नेता घबराते हैं और राज्यों के बड़े बड़े वक्त तक मुख्यमंत्री रहे, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे सिंधिया, कोई कुछ बोल नहीं पाता है। इसीलिए दिल्ली की आवाज में बड़ी जबरदस्त बुलंदी है। तो उसको चुनौती देने की स्थिति में क्या यह दिल्ली चुनाव आकर खड़ा होने वाला है? यह सिर्फ एक सवाल है, क्योंकि सवाल के अक्स तले चुनाव परिणामों से पहले चुनाव के परिणाम नजर आने लग जाएं और इसका एहसास राज्य को चला रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी होने लग जाए, तो फिर मतलब क्या होंगे। हालांकि बीजेपी की भी कुछ आवाजें हैं। सबसे महत्वपूर्ण विषय शीश महल है, उनका खुद का घर है। जो लोग कहते थे कुछ नहीं लेंगे, सरकारी बंगला नहीं लेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, किस प्रकार से दोनों हाथों से उन्होंने बटोरा है, किस प्रकार से करप्शन किया है, उसका काला चिट्ठा सीएजी के रिपोर्ट में आता है। अब बीजेपी की अपनी आवाज है, लेकिन दिल्ली के भीतर के चुनाव का अनूठा सच तो यह है कि अगर तमाम चुनाव के एवरेज को निकालिएगा, उसमें विधानसभा चुनाव हो
या लोकसभा के चुनाव हो, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि 1.5 करोड़ वोटर, हालांकि 1 करोड़ 55 लाख कुल वोटर हैं, उसमें से जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास 50 लाख वोट चले गए वह सत्ता में आ जाएगी और बहुमत के साथ आ जाएगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगभग 48,44,000 वोट मिलते हैं। विधानसभा में आम आदमी पार्टी को 49,74,000 वोट मिलते हैं। बीजेपी 7 सीट जीतती है, आम आदमी पार्टी 70 में से 62 सीट जीतती है। अब इस बढ़ी हुई परिस्थिति में जहां लोकसभा के बाद 8 महीने में तकरीबन 8 लाख वोट बढ़ गए, उस 8 लाख वोट के आंकड़े अगर खुले तौर पर बीजेपी के हक में चले जाते हैं तो फिर मानकर चलिए मुकाबला कांटे का है और आम आदमी पार्टी 40 के इर्द गिर्द आकर अटकती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी बहुमत है। अब यहीं पर वो सवाल आया है अरविंद केजरीवाल को लेकर, इसीलिए दिल्ली का पूरा चुनाव आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घुमड़ने लगा है। और अरविंद केजरीवाल भी चाहते हैं कि अब उन्हीं के इर्द गिर्द अगर सारा चुनाव सिमट चुका है, बीजेपी के पोस्टर भी उन्हीं को केंद्र में रखकर बन रहे हैं, तो अब क्यों नहीं लड़ाई इस चुनाव को लेकर इस देश के लोकतंत्र के आसरे एक ऐसी लकीर खींचने की कोशिश कर दी जाए जिसमें इस देश के भीतर चुनावों का सच ही सामने आ जाए। इंतजार कीजिए, राजनीति आसान होती नहीं है और भारत में चुनाव तो वाकई बिल्कुल आसान नहीं होता है। उसी रास्ते अब दिल्ली निकल चली है, सिर्फ इंतजार करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।